जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल न्यू लाइट पे। ठीक है, अब बच्चों हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का एक ही विजन है, एक ही मिशन है। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, उसी अधिकार के तहत की ताकि आप जल्द से जल्द डॉक्टर बन सको। ठीक है, लगातार एफएसटीज कराई जा रही हैं और एफएसटी के पेपर में आप स्कोर भी बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। और पेपर जो भी होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो उसी का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ ई एम एल एंड जी, अब देखिए ई की बात कर रहा है यानी ऊर्जा की। किसकी बात कर रहा है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल पावर 2 टी की पावर -2 होता है। इसके बाद वो कह रहा है कि m जो है, m आपका मास है तो द्रव्यमान है तो कैपिटल M। उसके बाद I, ठीक है, I मान लीजिए I ही दिया है, तो I जो है या L जो भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोणीय संवेग है। और कोणीय संवेग का सीधा मतलब ये बच्चे m l की पावर 2 t की पावर -1। इसके बाद अगला आपका बच रहा है g, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को और क्या बोलते हैं? बड़ा वाला जी, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का भी बच्चे हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए ई आई का स्क्वायर अपान m की पावर 5 जी स्क्वायर इक्वल टू, ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम एल पावर 2 टी की पावर -2। आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम की पावर 2 एल की पावर 4 टी की पावर -2 अपान, यहां पे क्या लिख सकते हैं? अच्छा, एम की पावर कितना है? 5। इधर अगर हमें लिखना हुआ तो जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? m की पावर -2 l की पावर 6 t की पावर। अब देखिए वैल्यू अगर अब रखेंगे सबकी, तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या बच रहा है? m की पावर 3 l की पावर 6 t की पावर -4 अपान नीचे m की पावर 3 l की पावर 6 t की पावर, अच्छा हाँ t की पावर यहां -4 होगा, तो t की पावर -4। तो ये देखिए कैंसल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी डायमेंशन लेस। तो देखिए द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन m है, लेंथ की बात करेंगे तो l है, इसका क्या है? t है। तो हमारे पास होगा सिर्फ क्या? कोण, क्योंकि ये विमाहीन है। क्या है ये? विमाहीन है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की डी तरंग की वेब दर होगी। अब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं एम वी आर की पावर n दैट इक्वल टू NH/2π। ये बहुत प्यारा सा संबंध है जो आप पहले ही पढ़ के बैठे हो बच्चे। अब mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? p r n दैट इक्वल टू NH/2π। इस तरीके से हम लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद बच्चों अब देखो P की जगह हमें पता है कि P इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? h/λ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं h/λ आर एन दैट इक्वल टू NH अपान, इस तरीके से लिख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल हो गया। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू को वो पूछ रहा है, तो लैम्डा की बात करेंगे, h से h को कैंसिल कर देते हैं, पहले जो कैंसिल हो पाए वो कर लेते हैं। अब यहां से अगर मैं लिखूंगा तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2πrn अपान n, और 2πrn अपान n आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले, या चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं n इक्वल टू अगर 1 है, n बराबर किसके है? 1 के, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू
2πr, क्या लिख सकते हैं 2πr1। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया पहली कक्षा के परिधि के बराबर, पहली कक्षा के परिधि के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अर्धचालक में कुल धारा का 2/3 भाग इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यानी IE दिया है आपको 2/3I और IH, H मतलब कोटर। चलिए लिख दे रहा हूं मैं इसको हिंदी में ही। I अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से चाहिए तो I इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना आता है 2/3I। और I अगर कोटर की वजह से चाहिए तो कोटर की वजह से क्या आएगा 1/3I, ऐसा कुछ आएगा। यदि इसी तापमान पर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कोटरों के अपवाह वेग का 3 गुना कर दिया जाए, यानी हमें बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ा दी जाए, तो पूछ रहा है कि क्या रिलेशन मिलेगा। अच्छा देखिए, यहां से एक चीज तो हमें आई का रिलेशन पता चल चुका है, लेकिन ये भी बोल रहा है कि जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो 3 गुना होगी किसके, वेलोसिटी कोटर की, जो अपवाह वेग होगा उसका। कोटर का ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो n जो होगा, अब बाई n पहले हम किसका ले लेते हैं, तो n जो होगा वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वही निकालना है हमें। तो सबसे पहले I निकालते हैं, और I सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की। I इलेक्ट्रॉन अपान I कोटर। अब इसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है NeAVD। तो NeAVE अपान NHAVH इनटू, अब देखिए एक चीज यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि A से A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहां से I इलेक्ट्रॉन अपान I कोटर अगर मुझे लिखना हुआ तो ये बराबर आ जाएगा NeVe अपान NHVH, ऐसा कुछ लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पे। तो यहां हम लोगों को क्लियर हो गया कि Ne अपान N कोटर अगर मुझे लिखना हुआ तो ये संख्या डायरेक्ट लिखी जा सकती है IE अपान I कोटर इनटू वेलोसिटी ऑफ कोटर अपान वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं Ne माइनस अपान N कोटर, यही आपसे पूछ के रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बराबर हो जाएगा I इलेक्ट्रॉन का, यानी I इलेक्ट्रॉन 2/3I था अपान 1/3I है इनटू वेलोसिटी कोटर की जो है वो कितना दे रखा है आपको 1/3। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी कोटर की अपान 3 इंटू वेलोसिटी किसकी, कोटर की। तो वेलोसिटी कोटर से कोटर गयो काम से, 3 से 3 गया, I से I गया। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो आंसर बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा 2/3। तो अगर ऐसा ऑप्शन 2/3 कहीं दिख रहा है तो हम वहां हिट कर देंगे बच्चों। तो ये कौन सा होगा 2/3, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा। आगे बढ़ते हैं। M0 12π का V का समस्थानिक है, MP और Mn क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, समस्थानिक का परमाणु बंधन ऊर्जा है। सबसे पहले हम डेल्टा M निकालेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट को अगर लिखना हुआ तो देखो MP और Mn दिया है, इधर क्या है M0, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे। अब देखो एक तरफ 5 है, इधर कितना 7, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो होगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और न्यूट्रॉन जो होगा वो 12 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 7। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है 5 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस
7 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैपिटल एम में सारे डेटा लिए गए हैं, कैपिटल एम में ही ले लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। और बंधन ऊर्जा जो होती है, बंधन ऊर्जा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। E इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू डेल्टा एम की जगह 5 MP प्लस 7 MN माइनस एम नॉट, उसके बाद C स्क्वायर। तो इस तरीके से चौथे का सिर्फ ऑप्शन, चौथा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चौथे का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। आगे बढ़ते हैं। दो प्रोटॉन 40 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखे गए हैं। देखिए हमें पता है कि नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, जो नाभिकीय बल होता है वो प्रभावी है सिर्फ किसमें, फर्मी में। किसमें, फर्मी में, यानी 10 की पावर -15 मीटर तक। और ये इनइफेक्टिव है, अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी है, लगभग जीरो है। किसके लिए, एंगस्ट्रॉम के लिए, यानी 10 की पावर -10 मीटर के लिए। तो डिस्टेंस हमारी किसमें है, किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है। तो न्यूक्लियर का जो नाभिकीय बल होगा वो बहुत कम होगा, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से। यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो बड़ा होगा, F स्थूल विद्युतीय बल जो होगा वो बड़ा होगा किससे, Fn से। तो इस तरीके का हम ऑप्शन देखें पांचवें का, सिर्फ पहला हो रहा है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। अभिकथन, जब किसी प्रक्षेप की सीमा अधिकतम होती है जब उसका प्रक्षेपण कोण 45 या 135 हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आर मैक्स ये बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। अब देखिए यू स्क्वायर बाई जी वही रहेगा, 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई जी। जी हाँ, इससे ज्यादा मैक्सिमम रेंज नहीं मिलता, क्योंकि पता है कि हमें इसको मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और हमें पता है कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। 45 पे ही फेंकने पर वो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाएगा। अब देखिए आगे, जब थीटा 135 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 135। तो यहाँ पे आर मैक्स भी मिलेगा या नहीं वो तो बाद में चेक करते हैं, पहले देख लेते हैं आर कितने के लिए, 135 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 270। और 270 की वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है -1। तो यहां से आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई जी। यानी मैक्सिमम तो है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। साइन अपोजिट है, यानी बता रहा है कि अगर एक प्लस एक्स की तरफ जाएगा तो दूसरा किधर जाएगा, माइनस एक्स की तरफ। अब पूछ रहा है जब किसी प्रक्षेप की सीमा अधिकतम होती है तो इसका प्रक्षेपण कोण 45 या 135 हो सकता है। जी हाँ, थीटा का मान 45 या 35 हो तो परास का मान वही रहेगा, केवल चिन्ह बदलता है। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा आर मैक्स हमारे लिए 45 पे कितना आया, यू स्क्वायर बाई जी, और यही परास अधिकतम आया, अधिकतम 135 डिग्री पे भी माइनस यू स्क्वायर बाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा परेशान मत होइएगा, अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आप लोग इधर उधर करोगे तो परेशान मत होइए। ये क्वेश्चन क्या है, बोनस है, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन बोनस है। एक हाइड्रोजन परमाणु n=2 से n=1 में संक्रमण करता है तथा फोटॉन उत्सर्जित करता है। यह फोटॉन एक द्विआयनित परमाणु Z=3 से टकराता है। अब पूछा जा रहा है
कि उत्तेजित अवस्था में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः हटा देता है। इसकी प्रक्रिया में आयन के लिए उत्तेजित अवस्था के लिए सबसे कम क्वांटम संख्या है। देखिए ई अगर मुझे निकालना हुआ, उत्सर्जित प्रोटॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, अगर हम लोग उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा निकालने की कोशिश करेंगे बच्चे, तो पहला हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर अपान 1/2 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर देखो, और दूसरा क्या है, 2 से कहां जा रहा है 1, इसके बाद इनटू हमें अपना पता है कि टोटल एनर्जी कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये 1 बचेगा, यहाँ पे 1/4 बचेगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1/4 इंटू 13.6। मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। अब देखो आगे बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कि इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो होगी, देखो E जो होगा ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, E डैश से। अब देखो लिख भी देते हैं वैल्यू, यानी 3/4 इंटू 13.6 ये ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए किससे, ई डैश के, और इसकी वैल्यू आपको पता है कि 13.6 इंटू भाई 3 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब देखिए जो कैंसिल हो सकता है उसको तो कैंसिल कर लीजिए, 13.6 से 13.6 गया, 3 से ये एक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो लिख सकते हैं n स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 into 4 12। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी n ग्रेटर या लेस देन √12। तो √2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं √12 है कि नहीं ऑप्शन में, हाँ √12 है, तो यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.4, यानी मिनिमम कितना होना चाहिए, लगभग 4। कितना होना चाहिए 4, क्योंकि हमें पता है कि अब देखो 3.45, तो ऐसा तो है नहीं कि 3.45 हटा पाओगे। 3.45 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि भाई वो जगह कितने के लिए 4, तो ये यहां से बच्चे हम लोग आंसर कितना कर सकते हैं 4। एक घड़ी के लिए मिनट की सुई तथा सेकंड की सुई में कोणीय वेग का अनुपात क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, कि टाइम पीरियड जो होता है ओमेगा, कोणीय वेग हम देखते हैं किसका, मिनट का, किसका देखते हैं मिनट का, तो ये हो जाएगा 2π/60 डिग्री, 60 मिनट लेता है। और पाई अगर हम सेकंड का देखेंगे तो सेकंड का कितना हो जाएगा 2π/1, और हमें पता भी है ये चीज, वो कोणीय वेग मिनट और सुई के अनुपात का पूछ रहा है, तो यहां से बच्चे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि जो टाइम पीरियड होता है मिनट का वो 60 मिनट है, कितना है 60 मिनट है, और जो सेकंड का है वो 1 मिनट है। कितना है 1 मिनट है, कितना है 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कोणीय वेग की वो बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोणीय वेग हम लोगों को क्लियर है कि ये कितना आ जाएगा, यहां से ओमेगा मिनट अपान ओमेगा सेकेंड
ओमेगा मिनट अपान ओमेगा सेकेंड, ये वैल्यू हम लोग रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा 2π/60 इंटू 1/60 2π 1/2π, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, 1/60 आ गया, तो यहां से आंसर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल सवार 1 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ति पथ पे केंद्र O से चलना शुरू करता है और चित्रानुसार OP/R/Q पर चलता है। यदि वह 10 मीटर की पर सेकंड की गति बनाए रखता है तो बिंदु R पर उसका त्वरण होगा। तो देखिए अब वो बताए रखा है कि V कितना दिया है आपको, 10 मीटर पर सेकंड, ये दे के रखा है, और उसको चलना कितना है, 1 किलोमीटर त्रिज्या, यानी R = 1 किलोमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ये भी बड़े प्यार से लिखा जा सकता है बच्चे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां से A सेंट्रीपिटल जो होगा वो आ जाएगा V²/, तो सेंट्रीपिटल यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अभी केंद्रीय त्वरण, ये V² में यानी कितने का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपान 10⁻³, ये ऊपर आ जाएगा 10⁻² - 3 10⁻⁻1, यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से दूसरी वैल्यू हो गई मेरे प्यारे बच्चों, यहां कुछ सोचना नहीं है। आगे देखते हैं एक पंछी निर्देशांक। अब देखो निर्देशांक दिया है तो इसको लिख लेते हैं उसी फॉर्म में, -3i कैप + 4j कैप -3k कैप। यहां पे हम देखेंगे तो 7i कैप -2j कैप -3k कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर आगे पूछा जा रहा है कि विस्थापन बताइए, तो डेल्टा R = हम लिख सकते हैं R अंतिम में से घटा देंगे R किसको, प्रारंभिक को, R प्रारंभिक को घटा देंगे, तो R अंतिम अगर मैं लिखूंगा तो R अंतिम कितना हो जाएगा बच्चे, 7i कैप -2j कैप -3k कैप, फिर माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 3i कैप -4j कैप +3k कैप, यहां से ऐसा कुछ मिलेगा। तो 7i में से ये जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 10i, ये -6j कैप, फिर -3 कट जाएगा +0k कैप, यानी यहां से वैल्यू आ गई 10i कैप -6j कैप। आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो 11th का ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चे, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीधी रेखा में गतिमान किसी एक कण का वेग v मीटर पर सेकंड है, x मीटर की दूरी तय करता है, v = रूट में 49/x है। देखो v = हमें कितना दे रखा है, रूट में 49 + x, इसे बच्चे हम लिख सकते हैं v² = 49 + मुझे लगता है कि यहां तक के स्टेटमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पूछ रहा है कि 1 मीटर पर सेकंड इसका वेग है तो त्वरण क्या होगा। अब देखिए दोनों साइड हम अगर t से डिवाइड कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको करिएगा, तो d/v² / dt, ये बराबर आ जाएगा d/dt 49+, ऐसा लिखते हैं। अब बच्चे यहां से ये आ जाएगा 2v dv/dt, ये बराबर आ जाएगा 0 + dx/dt, ऐसा हम लोग शांति से लिख सकते हैं। अच्छा देखिए जो कैंसिल होने लायक रहेगा उसको हम कैंसिल करने की कोशिश भी करेंगे। अब इसको dv/dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, तो 2va दैट इक्वल टू v, v से v कट गया तो यहां से आ गया a = 2a = 1, तो a = 1/2 यानी 0.5। कितना गजब का क्वेश्चन था बच्चे। आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा और कक्षीय वेग, ये सारी चीजों के बारे में बात करनी है। तो हमें पता है कि d को हम डायरेक्ट मिला देंगे किससे, q से। इसके बाद फिर c जो होगा वो जाके मिलेगा p से।
स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये जाके एस से जुड़ेगा। इसके बाद अब देखिए एक एक का नाम मैं लिखता हूं। पहले मैंने डी को जोड़ा क्यू से, फिर टी को जोड़ा पी से, फिर ए को जोड़ा एस से। अभी बच रहा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, आर। तो बी को जोड़ा आर से, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। आगे बढ़ते हैं। एक 90 सेंटीमीटर लंबे सोलेनॉइड में 450 घुमाव वाले पे 6 बाइंडिंग पड़ते हैं यदि सोलेनॉइड का व्यास 2.2 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब कुल घुमाव हम पता करते हैं। तो कुल घुमाव पहले पता करिए कि कितनी बाइंडिंग है, 6, उसमें घुमाव कितने हैं, 450। तो 45 गुणे 6, 45 दूनी 90, ये हो जाएगा 2700, 2700, 2700। उसके बाद प्रति इकाई, अब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ अगर बात की जा रही है कि कितना इस पे लेंथ होगा, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2700 अपान 90 सेंटीमीटर है। तो 90 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 90 इंटू 10⁻²। इसे हम लिख सकते हैं 90 इंटू 10⁻², मीटर। मीटर में जब लिखा जाएगा तो यहां से बच्चे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। कितनी वैल्यू आएगी, 3000 आएगी। इसके बाद फिर बच्चे अब बी की वैल्यू हमें निकालनी हुई तो क्या लिखेंगे, न्यू नॉट एन आई। अब सारी चीजों की बात करते हैं। तो देखो न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एन आपको पता चल चुका है 3000 है, और आई ये करंट आपको दे रखा है कितना, 6 एम्पियर। तो 6 यानी यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 10⁻⁻3 ये आ जाएगा 18, 72। तो ये आ जाएगा लगभग आपका 7.2। उसके बाद फिर कितना आएगा, पाई इंटू 10⁻⁻4। इसे हम लिख सकते हैं 72 पाई गॉस। ये किस में था, टेस्ला में। तो यहां से तीसरा हो गया बच्चे। यूनिट में बहुत अच्छा क्वेश्चन खेला गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि मीटर स्केल को एक कील के ऊपर संतुलित किया जाता है, 1 केजी का द्रव्यमान 10 सेंटीमीटर के निशान पर लटका हुआ है, 2 केजी का द्रव्यमान 85 सेंटीमीटर पर लगा हुआ है, संतुलित करने के लिए कहाँ रखा जाए। तो देखिए अब थोड़ा सा इसका डायग्राम आपके लिए जरूरी होगा बच्चे। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यह 1 मीटर का है। 1 मीटर से हमने जो मास लगा दिया है ये 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे जो हमने मास लगा दिया वो मास कुछ ऐसे लगा दिया। कितने केजी का, 85 सेंटीमीटर पे जो लगाया है वो कितने केजी का, 2 केजी। अब ये पूछ रहा है कि किस पर रखें कि ये आसानी से रखा जा सके, होल्ड हो सके। तो यानी ये कहां पे लगाया जाए, स्टैंड। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 1, और डिस्टेंस की बात है बच्चे तो ये आपको ये पता है कि कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अगली तरफ से 10 तो हम चल ही चुके हैं, इधर से कितना है, 85 है। तो ये आपका 10 चल चुके हो तो 75 माइनस एक्स है। कितना है, 75 माइनस एक्स है। क्योंकि भाई 85 आप चलना था, ये 10 इधर हो ही चुका है, तो 75 माइनस इधर, भाई टोटल कितना है, 85 है। टोटल कितना है, 85 है। 10 इधर चल चुके हो तो इधर अगर 10 प्लस एक्स चले हो तो ये बचा हुआ क्या होगा, 85। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 85 माइनस 10 प्लस एक्स, ये यहां से आ जाएगा 75 माइनस।
यही किया गया है बच्चे यहाँ पे। अब देखो लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट बैलेंस कर देते हैं, तो 1x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2, दूसरा क्या होगा 75 माइनस एक्स, 75 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इधर x प्लस 150 माइनस 2x, यहाँ से 3x आ गया आपका 150, तो x बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि किस निशान पर रखा जाए कि आलम को, अब देखो यहां से ये ध्यान देना कि x निकाल के अगर 50 रखे तो गलत हो जाएगा। डिजायर्ड डिस्टेंस जो है वो कितना होगा 10 प्लस एक्स है, यानी 10 प्लस 50, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 60, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य स्केल पर प्रत्येक सेंटीमीटर को 20 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। यदि वर्नियर स्केल का 10वां भाग इमोस स्केल के 9वें भाग से मेल खाता है तो वर्नियर स्थान का मान क्या होगा। अब देखो ये बोल के रखा है कि 1 सेंटीमीटर को हम 20 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, यानी एक जो मुख्य पैमाना डिवीजन होगा, एमएसडी मुख्य पैमाना डिवीजन होगा 20, उसको कितने में भाग में बांट दिया गया है 20 में, 1/20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1/20 सेंटीमीटर होगा। आगे बोला जा रहा है कि जो 10वां होगा वर्नियर स्केल का 10 VSD बराबर हम कितना लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 9वें भाग के मेन स्केल डिवीजन के, ऐसा बोला गया है। आगे पूछा जा रहा है कि वर्नियर स्केल का मान बताइए। देखिए हमें ये पता है कि लिस्ट काउंट का, हमें जब लिस्ट काउंट निकालना होता है तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD और 1 VSD का ही सारा खेल बचा हुआ है बच्चे, तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो MSD, तो लिस्ट काउंट आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD माइनस 9/10 VSD, 9/10 VSD, क्योंकि यहां से बच्चों अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD। ये बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमें मिल चुका है लिस्ट काउंट इक्वल टू 9/10 मुख्य पैमाने का विभाजन, ऐसा कुछ मिला है हमें। तो यहां से आगे हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये 1 मिनट 9/10, हाँ ये 1/10 मिल रहा है यहाँ पे, ये 1 माइनस, एक इरेज कर रहे हैं, ये मिल रहा है कितना हमें 1 माइनस 9/10, यानी यहां से हमें मिल कितना रहा है 1/10 MSD, 1/10 MSD मिल रहा है। और यहाँ से लिस्ट काउंट अगर मुझे लिखना हुआ तो 1/10 तो रहेगा ही रहेगा, और 1 MSD की वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/200 सेंटीमीटर। ये कुछ लिखा जा सकता है। अब आंसर देखो, सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर में है तो बदल लो, तो 1/200 इंटू 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 1/20, 1/20 वैल्यू आ गई है। तो 1/20 को हम और क्या लिख सकते हैं 0.05, तो 0.05 ऐसे आंसर नहीं है, ये कह रहा है कि ऐसे बदलो 5 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर, ऐसा हम 16वें में ऑप्शन देखेंगे तो चौथा। फिर आगे बढ़ते हैं प्रभु, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद का भी क्वेश्चन काफी प्यारा है कि एक आदर्श गैस के 1 मोल के लिए चक्रीय VT को दिखाया गया है VB AB, ये यहां से यहां तक AB है, फिर क्या है BC और CA में किया गया कार्य है। तो देखिए कुछ चीजों को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे, जहां पे हमें कोई समस्या नहीं है। कि अगर हम AB की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे AB की, पहले एक एक की बात कर लेते हैं। AB की बात करेंगे
तो यहाँ पे देखिए क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक यानी सम आयतनिक। कैसा है, सम आयतनिक, सम आयतनिक है। कैसा है, सम आयतनिक। दूसरा किसके परपेंडिकुलर गया है, टेम्परेचर के तापमान के, यानी बीसी कैसा है, समतापी। जो जिसके परपेंडिकुलर हो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो सम आयतनिक अगर है तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि AB में वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V लिखोगे। सम आयतनिक में डेल्टा V क्या होगा, 0, तो ये P डेल्टा V कितना आ गया, 0। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। दूसरा वो पूछ रहा है BC में, किसमें पूछ रहा है, BC में। तो BC में देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू ln, इसको लिखने का तरीका ये हम यूज कर देंगे R। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ कौन सा मैटर कर रहा है, T2, तो R T2 ln V2 बाई V1। तो इस तरीके से हमारे पास क्लियर हो गया बच्चे कि पहला ऑप्शन RT, ये नहीं है बच्चे, ये नहीं है, बच 2 ऑप्शन रहे हैं, और यहाँ पे कौन बच रहा है आपका, दूसरा और तीसरा बच रहे हैं। तो दूसरे और तीसरे और चौथे में देख लेते हैं, चलिए। तो देखो हमें पता है कि तीसरे प्रोसेस CA को देखेंगे, AC को, तो ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक है। आइसोबारिक का मतलब ये है समदाबी। कैसा है, समदाबी है। अगर ये समदाबी है तो इसका मतलब बच्चे हम लोग लिख कुछ ऐसे सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू P V2 माइनस V1। ये कार्य हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि P V1 इक्वल टू R T1 है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू R T1 अपान V1 इक्वल टू R T2 अपान V2। इस तरीके से लिख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल है। तो यहां से हम लोग वर्क डन लिख सकते हैं P की जगह क्या रखेंगे, R T1 बाई V1। देख लेते हैं आंसर किस टर्म में है, हाँ T1 अपान V1। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2। एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा बच्चे, ये यहाँ पे ये V1 माइनस V2 होगा, क्योंकि हम AC लेके चले हैं, वास्तव में CA है प्रोसेस में। प्रोसेस में कैसा है, CA है बच्चे। तो आइसोबारिक CA लेके चलना है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, V1 माइनस V2। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 kg द्रव्यमान की एक L आकार की पटल के द्रव्यमान केंद्र X और Y का निर्देशांक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत प्यारा मतलब बहुत प्यारा। अब देखो इसको क्या करते हैं ना कि यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। तो ये अगर 2 मीटर है तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा। ये 2 मीटर है तो ये कितना होगा, यहां के लिए 1.5, उसके बाद कामा 0.5, ऐसा होगा। दूसरे को अगर हम लिखेंगे तो ये मिलेगा पहले को लिखेंगे तो 0.5 कामा 1.5 मिलेगा, क्योंकि पहले x होगा फिर y होगा। फिर अगले को लिखेंगे तो ये कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा, और उसके बाद कितना मिलेगा, 0.5। तीसरा वाला जो लिख रहे हैं ये कितना मिलेगा, 0.5। इसी तरीके से पॉइंट हमें मिल रहे हैं, यानी एक हमें हाफ मिल रहा है, हाफ हाफ। तो इसको मान लेते हैं ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
ये x3 है और क्या है y3। अब इस क्वेश्चन को करना बच्चे बहुत सिंपल काम है। देखिए अगर मैं x1 x लिखना भी चाह रहा हूं तो x इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं m1 x1, क्या लिखूंगा m1 x1। तो भाई इसका भी मास कितना 1 kg, 1 kg के ये तीनों होंगे। तो यहाँ पे मास कितना हो गया 1 इंटू पहले का x1 रखेंगे 0.5 प्लस अगला रखेंगे 1 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 0.5 अपान 3। यहां से अगर हम जोड़ेंगे तो ये 0.5, ये 1.5, ये 0.5, यानी कितना आ गया 2.5/3। इसे हम लिख सकते हैं 5/6। कितना लिख सकते हैं 5/6। यानी ये ऑप्शन गया काम से, ये ऑप्शन गया काम से, एक ऑप्शन गया काम से, फर्स्ट ऑप्शन हो गया बच्चों। लोहे की सापेक्ष पारगम्यता जो है वो न्यू आर कितना दिया है 6000। कितना दिया है 6000। अब इससे चुंबकीय संवेदनशीलता पूछ रहा है, तो चुंबकीय संवेदनशीलता जो होती है ये हमेशा न्यू आर माइनस क्या होता है 1। तो न्यू आर की वैल्यू कितनी 6000 माइनस 1 यानी 599। तो कौन सा हो गया 19 का 1। आगे बढ़ते हैं। परावैद्युत स्थिरांक K की सामग्री से बने स्लैब का क्षेत्रफल A समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के समान है। इसकी मोटाई 3/4D है। T दे रखा है आपको 3/4D है। तो इसको डाले जाने पे क्या अंतर पड़ेगा। तो देखो हमें पता है कि C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट A, उसके बाद क्या लिखेंगे D माइनस T 1 माइनस 1/K। ऐसा कोई फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा हो। अब देखिए यहां से लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T की जगह 3/4D 1 माइनस 1/K। इसकी जगह बच्चे हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस 3/4D माइनस 3/4D/K। यहां से हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट A अपान 1/4D माइनस 3/4D/K। अब देखिए यहां से अगर हम लोग ऑप्शन बाहर ले लें तो ये आपका D/K है और K सामग्री का डाला जा रहा है। तो यहां से हम D/4 को कॉमन ले सकते हैं और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो इप्सिलॉन नॉट A अपान 1 D/4 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या 1 माइनस 1/K। अब बच्चे थोड़ा सा एक स्लाइड और ज्यादा आ जाते हैं। T इक्वल टू मिला क्या हमें इप्सिलॉन नॉट A अपान D/4 1 माइनस 1/K, ऐसा कुछ मिल रहा है। तो यहां से अब कैलकुलेशन हम लोग थोड़ा सा करते हैं तो इसे लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस 1 अपान 4K। ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से आ जाएगा इप्सिलॉन नॉट A/D इंटू 4K अपान K माइनस, एक मिनट बच्चे, ये यहां पे ध्यान देना, ये 3 बचा हुआ था और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा प्लस होगा प्रभु। इसके बाद फिर हम लोग अगली स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे भी प्लस होगा, ये 3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से ये 4 अपान क्या आएगा K प्लस 3। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया 20 का 4th
4k/k+3। देखिए 4k/k+3, सॉरी बच्चे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था। चित्र में एक बिंदु आवेश QD भुजा वाले केंद्र के D के ऊपर वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण है। देखो फाई इक्वल टू हमें पता है कि कितना होता है, Q होता है अपान एप्सिलॉन नॉट, और एक वर्ग से गुजरने वाला यानी इसको 6 जगह से कवर करना होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं फाई जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड, ये बराबर किसके हो जाएगा, x का मान। तो यहां पे x का मान पूछा है बच्चे, तो ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बच्चे वो कोई दिक्कत नहीं है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, वो फाई पूछना चाह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 स्थितियों में गैस का आयतन और उस गैस में प्रमाण की संख्या इस प्रकार है, 1 = 2V0, N2 = 2V0। अब देखो पहले में अगर हम आयतन देख रहे हैं तो कितना है 2V0 और अणुओं की संख्या कितनी है N0, तो प्रति इकाई, पहले की बात होती रही है, प्रति इकाई आयतनों की संख्या हमें चाहिए, तो प्रति इकाई आयतन में अणु की संख्या, आयतन में अणु की संख्या, प्रति इकाई में अणु की संख्या अगर हमें लिखना हुआ तो ये डायरेक्ट हम कितना लिख सकते हैं N0/2V0। दूसरे में अगर हमें यही सेम चीज लिखनी हुई तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे के लिए सेम वैल्यू हो जाएगी 3N0/3V0, 3N0/3V0, ये वैल्यू भी कितनी आ गई N0/V0। इसके बाद तीसरा केस अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरे में तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, तीसरे केस में N0/3V0, यहां से आ गया N0/3, 3N/V0। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या 3 के लिए है, इसीलिए इसका माध्यपात क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां से अगर हम लिखना की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 1 > 2 > 3। तो 1 2 3 यही कौन सा मिल रहा है, पहला ऑप्शन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई L त्रिज्या R वाले एक तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है, लंबाई घटाकर L/2 कर दी जाए, त्रिज्या R/2 कर दी जाए, तो देखिए Y डिपेंड ही नहीं करता, Y डिपेंड ही नहीं करेगा, तो Y क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ये क्या आ गया, Y ही आ गया बच्चे। वो सिर्फ ठीक है नेचर पे, Y जो होता है वो प्रकृति पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे करता है, ठीक है, नेचर पे करता है, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। 3I - 2J मीटर/सेकंड से 1 ग्राम द्रव्यमान का कण 2 ग्राम का कण पूर्णतः अपरास्त का अनुभव करता है, कण का वेग होगा। अब देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं M1V1 + M2V2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे तो ये हो जाएगा M1 + M2। अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन सेम हो जाएगी। अब यहां से हम लिखना चाहेंगे तो 1, इसके बाद क्या लिख सकते हैं 3I - 2J + 2 4I - 6J दैट इक्वल टू 3VC, ऐसा होगा। अब सिर्फ कैलकुलेशन का काम बचा हुआ है बच्चे, ये लिखा जा सकता है 3I - 2J + 8J - 12J इक्वल टू 3VC। यहां से ये आ जाएगा आपका 3 और 8 कितना आ गया, 3 और 8 आ जाएगा आपका 3 और 8I। दूसरा सॉरी बच्चे, ये थोड़ा सा गलती हो जा रही है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नहीं तो गलती हो गई है रखने में वैल्यू बच्चे। M2 कितना है 2 है
और V2 कितना है 4J कैप माइनस 6K कैप है बच्चे, ये बराबर किसके हो जाएगा 3VC के। तो यहां से हम लिख सकते हैं 8J कैप माइनस 12K कैप इक्वल टू 3VC। यहां से प्रभु अगर लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3I कैप प्लस 6J कैप माइनस 12K कैप इक्वल टू VC इंटू 3 से डिवाइड कर देंगे तो VC इक्वल टू आ गया I कैप प्लस 2J कैप माइनस 3K कैप। यहां से V इक्वल टू आ गया मैग्नीट्यूड में रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ये रूट में 1 प्लस 2 5, 5 और 9 14। तो 14 का अगर देखेंगे तो ये 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा 4 आएगा। ये कितना आएगा 4 आएगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 5 और 16 21। तो 21 यानी कितना आ जाएगा 4.6। ये देखिए यहां से जब करेंगे कैंसिल करेंगे 3, 6 और 12 को तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 न्यूटन पर मीटर और स्थिरांक वाले समान बल से खींचा जाता है, उस स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमें पता है कि U इक्वल टू एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा है F स्क्वायर बाई क्या होता है 2K। तो यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया 1/K आ गया। ऐसा लिख सकते हैं फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा U1/U2 दैट इक्वल टू K2/K1। तो K2 की वैल्यू कितनी है 2000 अपान 1000। ये कटा बच्चे कितना आ गया 2/1। तो इस तरीके से 25 का आंसर क्या आ गया 2⁻⁴। और मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन यही समाप्त तो होता है 25 का। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 26 है वो हमारे रिस्पेक्टेड सर कराएंगे। वो फिजिक्स का मैं नाम नहीं लूंगा, बस आपको गेस करना है क्योंकि फिजिक्स के लेजेंड टीचर हैं वो और बहुत ही गजब का नॉलेज है उनको बच्चे। जय हिंद बच्चों, FST 32 और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस का सोल्यूशन कराने वाला हूँ हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक ग्राफ भी बना हुआ दिख रहा है और उसमें लिखा है कि 4 kg मास का एक कण है जिसका पोजीशन टाइम स्थित समय ग्राफ दिखाया गया है और t इज लेस देन 0 एंड t इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 सेकंड एंड t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड के लिए कण पर बल F1, F2, F3। अगर ध्यान से देखोगे आप ग्राफ तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। t इज लेस देन 0 के लिए, t इज लेस देन 0 के लिए जो आपका फोर्स है, t इज लेस देन 0 के लिए आपका जो फोर्स है वो F1 क्या होगा 0 होगा। अब ध्यान से देखो 0 से 4 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये आपका ये दिख रहा है और हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है आपका सेम है, ढलान क्या है सेम है। और जब ढलान सेम होगा तो वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट होगा, जब वेग नियत होगा तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा 0। और जब त्वरण 0 हो जाएगा तो यहां पर भी आपका फोर्स क्या हो जाएगा 0। और इसके बाद देखिए 4 सेकंड के बाद आप देख रहे हो कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि वो समय के समांतर दिख रहा है। और ऐसा तभी होता है जब वस्तु विरामावस्था में, अगर वस्तु विरामावस्था में है तो फिर इसका मतलब आपका त्वरण 0 होगा और एक बार फिर आपका फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो सही एक्सप्लेनेशन आ रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन से आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका फर्स्ट सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू हर्ट्ज में और निरोधी विभव V ये दे रखा है, ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। प्लांक स्थिरांक का मान बताना और ये आपका प्राथमिक आवेश है। ध्यान से देखिए हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था K max बराबर H न्यू माइनस फाई आपका कार्य फलन है, वर्क फंक्शन है। और E के मैक्स को हम लोग लिख सकते हैं E V0। अब अच्छा ये जो V0 है वो निरोधी विभव है, तो निरोधी विभव जिसको क्वेश्चन में V लिखा गया है ये H/E न्यू माइनस फाई अपॉन E।
अगर हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो जो इंटरसेप्ट होगा वो माइनस का फाई अपॉन ई होगा, लेकिन जो स्लोप आ रहा है, जो ढलान आ रहा है m, वो h अपॉन ई आ रहा है। अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में जो ढलान होता है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, और यहाँ पे देखोगे तो ये जो ढलान आ रहा है ये ए बी अपॉन बी सी आ रहा है। तो इन दोनों को हम बराबर कर दें, h अपॉन ई बराबर ए बी अपॉन बी सी, तो h बराबर आ जाएगा e इंटू ए बी अपॉन बी सी। ओके, और इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो गया अपना फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सॉरी 28, कह रहा 4 kg द्रव्यमान का एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा गया है। यदि समय के साथ परिवर्तित बल F बराबर KT कार्य करना प्रारंभ करता है, जहाँ K बराबर इतना दे रखा है, T बराबर 2 सेकंड, कह रहा है कि ब्लॉक और तल के बीच घर्षण बल होगा। सबसे पहले देखो हम निकालते हैं कि इसका सीमांत घर्षण क्या होगा। आपने पढ़ा होगा सीमांत घर्षण मतलब अगर वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गति कराने के लिए हमें न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी। अगर हमारे द्वारा लगाया गया आरोपित बाह्य बल सीमांत घर्षण बल से कम हुआ तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इस स्थिति में जो घर्षण बल होगा लगाए गए आरोपित बाह्य बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम सबसे पहले सीमांत घर्षण निकालते हैं। वो हो गया म्यू एम जी। म्यू आपका 0.2, मास दे रखा है 4 और ये 10, ये बेटा आ गया 8 न्यूटन। मतलब अगर पिंड को मूव कराना चलाना है तो अपने को मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 8 न्यूटन। अब यहां पर हम लगाएं कि जो परिवर्ती बल लग रहा है वो कितना है। तो जो परिवर्ती बल है F बराबर KT, K की वैल्यू दे रखी 2, T की वैल्यू दे रखी 2, ये कितना हो गया? 4 न्यूटन। आप देख रहे हो कि जो परिवर्ती बल है वो सीमांत घर्षण से कम है। मतलब ये जो आप बल लगा रहे हो तो T बराबर 2 सेकंड पर जो वस्तु होगी वो गति नहीं करेगी, और इस स्थिति पे जो घर्षण बल होता है वो आरोपित बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब क्या होगा? 4 न्यूटन। सही जवाब क्या होगा? 4 न्यूटन। तो 28 का अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है लोहे की छड़ का ताप 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, और रेखीय प्रसार गुणांक ये दे रखा है आपका। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल बराबर एल एल्फा डेल्टा टी। यहां से डेल्टा एल अपॉन एल आपका आ जाएगा एल्फा डेल्टा टी। प्रतिशत में बदलना है तो दोनों तरफ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एल्फा डेल्टा टी इंटू 100। एल्फा बेटा रेखीय प्रसार गुणांक 10 की पावर -5 दे रखा है आपका। डेल्टा टी आपका 500 दे रखा है, ये आपका 100 हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 10 की पावर 4 बन रहा है, 4 जीरो, और यहाँ से 0.5% आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन था और इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, 100 सेंटीमीटर और 102 सेंटीमीटर की तरंगें 12 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करती हैं। कह रहा ध्वनि का वेग। सबसे पहली चीज जो विस्पंद आवृत्ति होती है, जो परिभाषा आपने पढ़ी है कि उत्पन्न होने वाले 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है, और विस्पंद आवृत्ति होती है आवृत्तियों का अंतर। अगर आवृत्ति को हम लोग f से लिख रहे हैं तो f1 माइनस f2। ओके, यहाँ पर जो लैम्डा 1 दे रखा है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं तो ये 1 मीटर हो जाएगा। और लैम्डा 2 दे रखा है 102 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करते हैं 102 मीटर हो जाएगा। और एक बेसिक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, v बराबर f लैम्डा। v आपका स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की चाल है, लैम्डा आपकी तरंग दैर्ध्य, f आपकी आवृत्ति है। तो यहाँ से f1 बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा 1, f2 बराबर हो जाएगा v अपॉन लैम्डा 2, और जो विस्पंद आवृत्ति आपने पढ़ा है वो पढ़ा है f1 माइनस f2, और विस्पंद आवृत्ति नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड वो आपके 12 दे रखे हैं क्वेश्चन में। f1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन लैम्डा 1, यहाँ पे लिख सकते हैं v अपॉन लैम्डा 2, v अपॉन 1 माइनस v अपॉन 1.02। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.02 इंटू 1 अपना एलसीएम आता है, v कॉमन ले लिया 1.02 माइनस 1, और ये आ गया 12 बराबर v इंटू 0.2 और 1.02। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 6
और v आ गया 612 मीटर पर सेकेंड। और यही आपसे पूछा गया था और ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका 3rd ऑप्शन से हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक आपका सर्किट बना हुआ है, निम्न में ए बी के बीच विभवांतर, इसका हम लोगों ने विभवांतर मान लिया, इसका विभवांतर मान लिया कि भैया ये वी ए है और ये अपन लोगों ने मान लिया कि ये वी बी है। एक बात और याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि जब भी हम रेजिस्टेंस पे चलेंगे आगे की ओर तो हमेशा विभव क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है ना। और ये देखते हैं अगर सेल लगे तो हम देखते हैं लास्ट वाली प्लेट कौन सी है। अगर लास्ट वाली प्लेट निगेटिव होगी तो अपना जो विभवांतर लिखा जाएगा प्लेटों के बीच का वो निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। अगर लास्ट वाली प्लेट पॉजिटिव है तो अपना जो विभवांतर लिखा जाएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। बस इतना है। तो यहाँ पे देखो ये वी हो गया, ये रेजिस्टेंस इसमें 2 एम्पियर बह रहा है। मैंने बोला है कि यहाँ पर ये प्लस ये माइनस हमेशा डिक्रीज होता है, तो ये माइनस का 6 × 2 हो गया। ये लास्ट वाली प्लेट आपकी छोटी मतलब निगेटिव है तो ये आपका -12 हो गया। ये 9 ओम में भी 2 जाएगा, यहाँ भी डिक्रीज होगा तो 9 × 2 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे ये पॉजिटिव प्लेट है तो 4 वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा तो ये भी माइनस का 10 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ओके, ये आया आपका वी ए -12 -18 और ये बच्चा आ गया माइनस का 6। तो वी ए माइनस वी बी ये 24 हो गया और ये इधर प्लस जाके 48 वोल्ट आ गया आपका। और ऐसा कहाँ पे लिखा है? 2 ऑप्शन पे लिखा है, सेकंड ऑप्शन पे। तो 31 का आपका सेकंड ऑप्शन से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 500 तथा द्वितीय कुंडली में 5000 फेरे प्राथमिक कुंडली के 200 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तब द्वितीय कुंडली में निर्गत विभव होगा। याद करो, आपको बेसिक सी चीज बताई गई थी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा में काम करता है। ट्रांसफार्मर किस में काम करता है? प्रत्यावर्ती धारा में काम करता है। ट्रांसफार्मर आपका दिष्ट धारा में कार्य नहीं करता है, दिष्ट धारा में कार्य नहीं करता है। इस कारण जो निर्गत विभव होगा वो आपका क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ये एक इलेक्ट्रॉन 500 हर्ट्ज आवृत्ति से वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो धारा होगी। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। उस कंडीशन पे जो करंट होगा अपना I बराबर E इंटू न्यू लिख लीजिए या F लिख लीजिए, ये कुल मिला के फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है ना, आवृत्ति है। तो I बराबर, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक फार्मूला क्या पढ़ा है, I बराबर Q/T और 1/T क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो वही चीज मैंने लिखी और I यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस वजह से अपन लोग E ले लेंगे, ठीक है। चलिए E आपका 1.6 × 10⁻19 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज दे रखा है, ये 80 × 10⁻19 आया। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चेक करें तो 0.8 × 10⁻17 एम्पियर आएगा। और ऐसा कहाँ पे लिखा? ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1 से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सवेल के समीकरण के अनुसार, बेटा मैक्सवेल का जो समीकरण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं दोनों होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों ही तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अयुग्मित होता है, बिल्कुल गलत है भैया, दोनों कपलिंग फॉर्म पे होते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, नहीं भैया गलत है। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं है। वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र युग्मित होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना, यही सही हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 35, यदि पी क्यू आर भिन्न भिन्न विभव वाली भौतिक राशियां हो तो निम्न में कौन सा संयोजन अर्थहीन है, मतलब कौन सा गलत है। आपने बेसिक सा फार्मूला पढ़ा होगा कि समान विमाओं की राशियों को आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन अगर विमाएं अलग अलग हैं तो उनका न तो उनके बीच जोड़ होगा न तो उनके बीच घटाव होगा, उनके बीच गुणा या भाग लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं मोमेंटम संवेग का, P बराबर m इंटू वी, तो वो मास की विमा अलग है, वेलोसिटी की विमा अलग है, मोमेंटम भी अलग हो गया। लेकिन दो भिन्न भिन्न राशियों भिन्न भिन्न विमा वाली राशियों का आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो शायद जो तीसरी राशि बन रही है वो उन दोनों के गुणनफल की क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन कोई भी दो अलग अलग भिन्न भिन्न लिखा है ना, विमाएं वाली राशियां आपस में डायरेक्ट नहीं घट सकती हैं।
हम ना तो p माइनस क्यू कर सकते हैं, ना तो p प्लस क्यू कर सकते हैं, ना तो q माइनस आर कर सकते हैं, ना तो q प्लस आर कर सकते हैं, ना p माइनस आर कर सकते हैं, ना p प्लस आर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होगा तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे ही हमने पहला ऑप्शन देखा p माइनस क्यू अपॉन आर, ये बेटा गलत है, तो आपको गलत ही निकालना था, इस वजह से हम टिक यही मारेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां भी माइनस लगा है। देखो देखो मैंने मोमेंटम का एग्जांपल दिया, फोर्स F बराबर m इंटू ए, शायद कुछ ऐसी संभावना रही हो कि P और Q का गुणनफल हुआ होगा और कुछ ऐसी विमा बनी हो जो R के बराबर हो गई हो, तो ये सभी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन पहली वाली पॉसिबिलिटीज कतई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है, तो XY तल में विद्यमान 100 इकाई के क्षेत्रफल से पारित वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। अच्छा बच्चा, XY तल है तो XY तल के जो लंबवत होता है वो जेड एक्सिस होता है। जेड एक्सिस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा a कैप 100k कैप हो जाएगा, और ये E दे रखा है, तो जो फाई होगा E डॉट ए होता है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट 100k कैप। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 यूनिट, 300 यूनिट। और सही जवाब क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो 36 का आपका सेकंड सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पतला सममित उत्तल लेंस जिसकी क्षमता P है, चित्रानुसार 3 भागों में काटा गया, तत्सप्ति होगी। एक बड़ी बात सुनो, अगर ये लेंस है, इस लेंस को अगर हम इस प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश काटते हैं तो जो 2 पार्ट बनते हैं, बात को समझना, अगर इसकी फोकस ये इस तरह दे रखी है तो ये आपका कुछ ऐसा बनता है, पावर आधा हो जाता है, ठीक है। बेसिक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। लेकिन अगर इसी लेंस को अगर ऐसे काट देंगे तो फिर फोकल लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं आता। जो हमारे 2 पार्ट बनेंगे भी, अगर ये F और P है तो यहां भी F और P होगा और यहां भी F और P होगा। ये यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इमेज अनचेंज रहता है, लेकिन यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इमेज, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, बदल जाती है। अब हमारे पास जरूरी वाली इंफॉर्मेशन आ गई है और हम सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा C की क्षमता P है, देखो ये लेंस C है, ओके। आप देख रहे हो कि जब इसको देखो, पहले तो इस तरह कट किया आपने, तो देखो जब ये कट करोगे तो पावर P रहेगा, लेकिन जब इसको प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश कट कर दोगे तो इसकी अब क्षमता P/2 हो जानी चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा A की क्षमता 2P है, नहीं बिल्कुल गलत है यार। जब आपने इस तरह कट किया, तो जो ओरिजिनल लेंस का था वही रहा, ये भी गलत हो गया। B की क्षमता P/2 है। अब देखो यहां से मिलाओ, आपने पहले ऐसे कट किया, ये P हो गया, ये P हो गया, लेकिन जैसे ही आपने ऐसे कट किया तो अब इसका P/2 हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो आपका 37 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 37 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है, यदि स्रोत की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो नई फ्रिंज की चौड़ाई होगी। बेटा फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो बीटा है फ्रिंज चौड़ाई प्रोपोर्शनल टू क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, ठीक है ना। अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य आधी हो जाएगी। और तरंग दैर्ध्य आधी हो गई तो जो नई फ्रिंज चौड़ाई होगी वो पहली वाली फ्रिंज चौड़ाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अपना सही जवाब क्या होगा, सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक आदर्श गैस PV बराबर नियतांक अतिरिक्त नियम का पालन करती है। प्रारंभ में यदि गैस की आयतन V पर, यदि ताप T हो तो 4V पर गैस का ताप होगा। यहाँ पर अगर हम बाद में लास्ट में देखें तो यहाँ पर जो भी रिलेशन आना चाहिए वो V और T के बीच का आना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी कोई क्वेश्चन बन के आ रहा हो तो बेसिक क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं PV और μRT। म्यू आपका नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ से हम लोग P की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे T और V का रिलेशन बनाना है। जो लास्ट वाली लाइन है वो T और V के लिए फोकस है, μRT अपॉन V। ये P की वैल्यू यहाँ पे पुट की गई तो μRT अपॉन V इंटू V³ बराबर कांस्टेंट। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये V ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो μRT V² बराबर कांस्टेंट हो गया। और अब ध्यान से देखोगे तो ये μR भी कांस्टेंट के साथ मिलके कांस्टेंट बना देगा, तो T इंटू V² बराबर कांस्टेंट हो गया। अब अपने को अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं,
T1 आपका T दे रखा है, V1 आपका V दे रखा है, तो ये V स्क्वायर हो गया। T2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 आपको 4V दे रखा था, तो ये आपका 16V स्क्वायर हो गया। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो T2 बराबर आ गया T/16, ये चीज। तो आपका सही जवाब हो गया फोर्थ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 चित्र में दिखाया गया परिपथ में धारा है। ध्यान से देखो, ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है। आपने पढ़ा था कि अगर PN जंक्शन डायोड है तो अगर वो फॉरवर्ड बायस होता है, अग्रभ्रत होता है, तभी धारा प्रवाहित कर सकता है, रिवर्स में नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो P है ये तो प्लस होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है यार। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, संभावना बनती है, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए P हाई वोल्टेज पे होना चाहिए और N आपका लो वोल्टेज पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे निगेटिव नंबर क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे निगेटिव नंबर छोटा है। तो ये आपका लो वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाई वोल्टेज हो गया। तो ये रिवर्स बायस पे हो गया, उत्क्रम अभिनत में हो गया। जब उत्क्रम अभिनत हो जाता है तो फिर करंट का कोई फ्लो नहीं होता है, तो हिसाब से आपका सही जवाब होगा 0 एम्पियर, क्योंकि उत्क्रम अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, जब किसी कुंडली में धारा 3 × 10⁻² सेकंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट हो जाता है। कुंडली का स्वॉप रेट का तो मिली हेनरी में बताना। आपने फार्मूला पढ़ा L बराबर मॉड के अंदर हम लिख लेते हैं, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें साइन से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। E आपका दे रखा है 2 वोल्ट, डेल्टा I आपका दे रखा है 8 - 2, डिफरेंस निकालना है 6, और ये डेल्टा T ऊपर हो गया, ये बन गया। देखो ये L बराबर हो गया 10⁻² हेनरी। अपना आंसर देना था मिली हेनरी पे, तो 10/10 किया और ये 10⁻² हो गया, तो ये L बराबर आ गया 10 × 10⁻³ हेनरी, तो ये L बराबर आ गया 10 मिली हेनरी। ओके, ये तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 42 एक दे रखा है आपका, कह रहा है कि व्यास के सापेक्ष डिस्क का जड़त्व गुण वो होता है बेटा ½ mr², और ऐसा कहां पे लिखा है हाफ सॉरी व्यास के, सॉरी अगर व्यास के बढ़ता पूछा जाएगा तो वो होता है आपका 1/4 mr²। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों की प्रमेय से, तो बेटा जो A का है वो 1/4 क्यों दे रखा है, ठीक है भैया, B लिखते हैं यहाँ पे। कह रहा है डिस्क की सतह में स्पर्श रेखा के सापेक्ष, डिस्क की सतह में स्पर्श रेखा के सापेक्ष डिस्क का जड़त्व आघूर्ण, तो बेटा यहाँ पे डिस्क की सतह पे बोला गया है, तो व्यास की परिता ये है और सतह पर ये, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो इस पे 1/4 mr² प्लस mr² लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5/4 mr²। और ऐसा कहाँ दे रखा है, 5/4 R में दे रखा है, तो B का हो गया R, ठीक है भाई। C देखते हैं, डिस्क की सतह के लंबवत स्पर्श रेखा के सापेक्ष डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। अगर ये डिस्क बनाते हैं, एक ये आपका, इसके लिए 1/2 mr² पड़ा है, और ये सतह के लंबवत ऐसे, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया, तो ½ mr² प्लस mr², ½ mr² प्लस mr², तो ये आएगा 3/2 mr², तो ये आपका हो गया। अब जरा D का देखते हैं, डिस्क के केंद्र से 2r दूरी पर सतह के लंबवत, अब ये 2r दूरी है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ, इसके लिए 1/2 mr² और ये डिस्टेंस दे रखी है 2r, तो फिर एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ½ mr² प्लस m 2r का स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4 mr² और ये आ जाएगा 9 mr²/2, और ये दे रखा है एस में। देख लेते हैं A Q, नहीं पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हो गया, A Q दिख रहा है, B R दिख रहा है, C P दिख रहा है, D S दिख रहा है, हाँ थर्ड ऑप्शन सही हुआ, तो 42 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, इस गेट के संयोजन के लिए निर्गत Y चुने जबकि निवेशी, देखो बच्चा करते हैं जरा, ये 1 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है भाई। ये जब जाएगा तो ये नैंड गेट है, तो 1 एंड 0 आपका 0 आएगा, और ये फिर आपका बना देगा 0 का नेगेटिव 1 हो गया, ये इधर गया 1, ये 1 और ये 1 और ये 0, अच्छा 1 1 इधर आएगा 1, और 1 का नेगेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये 0 होगा और 0 का नेगेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, ये इधर आएगा 0 और 1, 0 एंड 1 0 होता, उसका नेगेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारा पहला क्या होगा 1, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, तो हमारे 2 ऑप्शन बचे। अब तीसरे पे आपका 1 दे रखा है, चलो अब जब हम दूसरा चेक करेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरे में ये दे रखा है, यहाँ पे 1 और ये 1, ठीक, तो ये 1 एंड 1 1 होगा, उसका नेगेटिव क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, तो ये तो 1 गया, अब यहाँ पे अपन ने 0 लिया
और यहाँ पर भी क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। 1 एंड 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा, नेगेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे ये बच्चा आपका क्या आया था, 0 और ये 1, तो 0, तो यहाँ पे भी 1 आया। और 1 एंड 1 आएगा, उसका नेगेटिव क्या हो गया, 0, 1 0 आया। जबकि यहाँ पे 1 का 1 आ रहा है, तो ये आपका सही जवाब है। फिर हमें थर्ड वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न गैस में दाब तथा ध्वनि के बीच का ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। बच्चा हम लोगों ने पढ़ा है P बराबर अंडर रूट, जो V पढ़ा है अंडर रूट गामा RT बाई M, ये तो। अब अगर ध्यान से देखेंगे यहां पर हम लोग, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो बॉयल्स लॉ लगेगा। और बॉयल्स लॉ के लिए जो P अपॉन रो होता है, P अपॉन रो वो कांस्टेंट होता है, रो डेंसिटी ऑफ गैस है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, किसी कण की कोणीय चाल ओमेगा ये दे रखी है, समय का मान क्या होगा यदि कोणीय त्वरण 0 है। हम सबको पता है कि अगर ये जो कोणीय वेग है, अगर इसका t के साथ रिलेशन दे रखा है, तो अगर उसको हम एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो अपने को कोणीय त्वरण मिल जाता है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1.5 आएगा, ये 60 आएगा, 2 का 0 हो गया। और यहाँ पे 0 रखना है क्योंकि टाइम निकालना है जब एक्सेलरेशन 0। तो ध्यान से देखोगे तो t बराबर आएगा 1.5 अपॉन 6, 0.25 सेकेंड। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, L लंबाई व K स्प्रिंग नियतांक से लटके हुए वस्तु का आवर्तकाल T है। अब स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए। देखो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। T प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपॉन रूट K। अच्छा, जो K है प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन एक्सटेंशन या लेंथ, लंबाई। अगर 2 टुकड़ों में कर दिया गया तो अब जो होंगे K1 और K2 उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K हो जाएगी। फिर उनको आपने पैरेलल पे जोड़ा है, किस पे जोड़ा है, पैरेलल पे जोड़ा है, इस तरह। तो ये 2K और ये 2K, तो जब पैरेलल पे जोड़ोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है KP और K1 प्लस K2। तो ये बच्चा आ गया 4K आया। जब ये 4K आया तो TP बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट M अपॉन 4K। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा 2, और ये वैल्यू आपने शुरुआत में लिखी थी क्या, T लिखी थी, तो TP बराबर हो गया T/2। तो अब जो आपका टाइम पीरियड होगा पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, 30 जिंक 64 नाभिक की त्रिज्या क्या है वो भी फर्मी में बताना। आपने फार्मूला पढ़ा है, R बराबर R नॉट A की पावर 1/3। और बेटा R नॉट होता है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15, और A आपका 64 की पावर 1/3 मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। और 64 का क्यूब रूट होता है आपका 4, ये आया 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर। और जब हम इसको देखो 10 पावर माइनस 15 मीटर है, इसको हम लोग फर्मी लिख सकते हैं, ये आपका फर्मी आ गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 4th हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, चित्रानुसार दिखाए गए निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर ध्यान से देखो, ये एक सिस्टम बना, U बराबर K माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन A, ठीक है ना। ये एक सिस्टम बना K क्यू स्क्वायर अपॉन A। ये एक सिस्टम बना, फार्मूला तो बेसिक हम सबको पता ही है ना। और एक ये सिस्टम बन गया, स्क्वायर है बच्चा A। अच्छा, एक सिस्टम ये बनेगा और एक सिस्टम ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है, तो U5 और U6 ये हो जाएगा K क्यू स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस जो होता है डायगोनल विकर्ण A रूट 2 होता है, ये हो गया। अगर हम टोटल निकालेंगे, टोटल U सिस्टम साइड जितनी भी भुजाएं सबको जोड़ोगे तो ये 4 आएगा, माइनस आएगा K
क्यू स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। दो विकर्ण है, दोनों को जोड़ोगे तो 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 आएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये आया -4 और 2 अपॉन रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो ये अपना दिख रहा है। और ऐसा कहाँ पे लिखा है, ऐसा अपना फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन, क्योंकि लास्ट वाले ऑप्शन पे स्क्वायर नहीं लगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, रूट 2 -4 तो लिख ही सकते हैं। तो 48 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, समतल उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यदि कांच अपवर्तनांक 1.5 से बना हो, प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। समतल उत्तल है मतलब R1 बराबर R2 है। लेंस मेकर का फार्मूला ये आपने पढ़ा है। म्यू यहां पर बेटा अपवर्तनांक है। अच्छा 1/P होता है तो 5 दे रखा है, 1/R माइनस 1/। ये 0.5 हो गया, ये 2/R हो गया। तो यहाँ से बेटा R बराबर आ जाएगा 1/5 मीटर। अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहेंगे तो 20 सेंटीमीटर। तो आपका सही जवाब हो गया फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 3 एम्पियर से 0 एम्पियर 0.001 सेकंड में हो जाता है। द्वितीय कुंडली में विभव 1500 वोल्ट है। दोनों कुंडली के बीच अननोन प्रेरण गुणांक m बराबर, यहाँ भी अपन लोग फोकस करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा पे। ये आपका दे रखा है 1500। डेल्टा I1 कितना दे रखा है, 3 से 0 मतलब 3, और डेल्टा T आपका कितना दे रखा है बेटा 10⁻³ ये आपका आया 500, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.5 हेनरी आएगा। और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है ना। तो ये आपके बेटा 26 से 50 तक के क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन, तो एक दो में थोड़ा दिमाग लगाना था बस। तो आई होप अच्छी तरह से आप FST और न्यूलाइट की हर टेस्ट सीरीज को दे रहे होंगे, और अपना जो भी गलतियां हो रही होंगी दिन प्रतिदिन आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा होगा, है ना। और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। फिर आपको किसी FST या किसी पेपर के सोल्यूशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।